हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेजरमेंट पढ़ने से पहले यदि आप एनसीईआरटी को देखें तो उसमें मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहले हम लोग इस लेक्चर में मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में मेजरमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले फटाफट हम लोग जानते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे बेसिक टर्म मैटर। मैटर क्या होता है, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो ये समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों है या फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं इसके बारे में उन्हें पता नहीं होता है। तो इसके बारे में जानेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन होगा। देन आफ्टर हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन यहां हम और ज्यादा उसे साइंटिफिक और लॉजिकली पढ़ेंगे। ओके, देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के स्टेट में जो चेंजिंग आता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, प्रोसेस के बारे में, क्यों आता है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, क्यों चेंज होता है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में केमिकली क्लासिफाई है। और साथ ही साथ पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड इट्स टाइप, यदि प्योर की बात करें कंपाउंड्स एंड इट्स टाइप, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। उसके बाद जो है हम लोग मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये आज के लेक्चर का पूरा आउटलाइन है। तो यहां एक बात मैं आपको बता दूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि जो जितने भी टॉपिक आप यहां पे देख पा रहे हैं ये एकदम बेसिक टॉपिक है, आपने इसे पहले भी देखा होगा या पढ़ा होगा। इसलिए स्टूडेंट के साथ अक्सर क्या गलतफहमी हो जाती है कि वो सोचते हैं कि एकदम बेसिक टॉपिक है, मैं पहले से जानता हूं तो इसे शायद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप बिलीव रखिए कि आपके एनसीईआरटी में इस टॉपिक को ऐड किया गया है। तो क्यों ऐड इसलिए किया गया है ताकि आप फिर से अंडरस्टैंड करें। सोचिए कि 9th क्लास में जब भी आप थे तभी के आपके अंडरस्टैंडिंग और अभी के अंडरस्टैंडिंग में बहुत अंतर है, इसलिए अगेन आप इस टॉपिक को थ्रोली पढ़िए और जो भी मैं बताऊंगा उसे नोट कीजिए, पूरा का पूरा नोट्स बनाइए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसे नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे फ्यूचर में बताऊंगा कि आउटलाइन ये जो मैंने लिखा है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसे प्रॉपर्ली नोट कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं नोट्स अच्छे से बनाइए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मैटर से। तो मैटर क्या होता है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस हैज मास, यानी कि यदि कोई चीज स्पेस ऑक्युपाई करता हो और उसका क्या हो, मास हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, मैटर है। अब देखिए इसी चीज को अब सीनियर लेवल आप आ चुके हैं, तो देखिए मैं तरह तरह से इसे समझाता हूं कैसे हम लोग सोच सकते हैं इस चीज को। ठीक, तो देखिए स्पेस ऑक्युपाई, यहां एक बात यदि मैं कहूं वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम क्या होता है, तो स्पेस ऑक्युपाई बाय एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ओके, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसी को हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाई बाय क्यूब, या क्यूबाइड तो स्पेस ऑक्युपाई बाय क्यूबाइड। कोई भी चीज कितना स्पेस फेंकता है, ओके, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो क्या हम इसे कह सकते हैं ऑक्युपाई स्पेस, दैट इज क्या, वॉल्यूम कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। तो हम कह सकते हैं कि मैटर कौन होगा भाई, मैटर वो होगा जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, और जिसका क्या हो, वॉल्यूम हो। देखिए यही सभी बातें होंगी जो कि आप 9th क्लास में नहीं सोच सकते थे, अब सोच सकते हैं। ओके, तो मैटर वो होगा जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो। ओके, अब जरा हम सोचते हैं आसपास के एग्जांपल, हम लोग क्या हैं, मैटर हैं। हाँ हम लोग मैटर हैं क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ क्या है, मास है।
ओके और साथ साथ हम लोग स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। आप आसपास जितना भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं सबके सब क्या है, मैटर है। ओके क्योंकि सबके पास मास एंड वॉल्यूम है, तो हम बेसिकली से कर सकते हैं जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए और हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यदि हम सोचने जाएं तो मैटर के टू प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके और अनदर इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके तो समझते हैं हम लोग कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहेंगे। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसे हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकें, क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, या हम कह दें क्या, मेजर कर सकें। अब देखिए ऑब्जर्व करने का क्या मीनिंग, जैसे कलर, कलर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी का कलर क्या है। ओके और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचिए जरा। तो किसी का स्टेट, स्टेट कौन सा भाई, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन सा सॉलिड स्टेट में है, कौन सा लिक्विड स्टेट में है, कौन सा गैसेस स्टेट में है। हम लोग आइस क्यूब देखते हैं और बताते हैं ये सॉलिड स्टेट में है। ओके तो जिसे हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक दूसरा नेक्स्ट देखिए, जैसे क्या कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, इसके आप फिजिकल स्टेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सब क्या है, ऑब्जर्व करने वाली बात है। अब मेजर की बात करते हैं, जैसे क्या बॉइलिंग पॉइंट, क्या आप किसी के बॉइलिंग पॉइंट को नहीं माप सकते कि किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके उसके बाद क्या, और यहां मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया था, तो चलिए अब बॉइलिंग पॉइंट लिख देते हैं। ओके तो यहां देखिए आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब को मेजर किया जा सकता है। ओके साथ साथ हम लोग क्या फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं। ओके ऑब्जर्व में और सारी चीजें हैं, जैसे क्या ऑर्डर, गंध कैसा है। ओके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में किस तरह का स्मेल करता है वो, ये भी एक तरह क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आप सिंपल सी बात फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे फिजिकली ऑब्जर्व कर सको या मेजर कर सको, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज या कह लो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस में जो प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक कौन, आपको कोई भी मैटर वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे कि मैं कहूं कि समथिंग मैटर है, जैसे CaCO3 है। ओके वो किससे रिएक्शन कर सकता है, जैसे कोई भी क्या है आपका एलिमेंट है Na, वो किस किस से रिएक्शन कर सकता है, तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस में किस किस तरह से बिहेव करता है। ओके तो आई होप आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या अंतर है। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर, कलर, ओके सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी जिसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं। ओके केमिकल रिएक्शंस में वो किससे करेगा, किससे नहीं करेगा, ये सारे क्या हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टी हैं। ओके चलिए तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। आइदर तो चलिए अब आगे की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं और डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, आइदर फिजिकल और केमिकल। तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज
और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए ये जो आपका इस लेक्चर का कंटेंट्स है, ठीक, ये एकदम बेसिक है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम भी हम लोग नहीं लगाएंगे। एक बैलेंस टाइम में हर एक चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। क्या? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, या हम नोट करके मैं लिख दूं कि सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन यानी कि मैटर क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी किया गया है, इसलिए इसे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या? प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या? मिक्सचर। सेकेंड क्या? मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में टू पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, और मिक्सर्स में भी टू पार्ट्स, होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो दो तरह के मिक्सर्स, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग समझ ही चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले बात फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। देन आफ्टर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर्स में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में जानेंगे। ओके, और उसके बाद एलिमेंट, कंपाउंड, टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, उसके मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर के थ्री स्टेट्स होते हैं, यानी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जानेंगे। वैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में 9th क्लास में आपने डिटेल डिस्कशन किया है, आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के उन प्रॉपर्टीज को जानेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे फ्यूचर के लिए 11th 12th में ज्यादा यूजफुल आएगा, हेल्पफुल होगा। उसके बारे में हम लोग मेनली जानेंगे, सारे प्रॉपर्टी को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए मैं 3 टेबल बना दे रहा हूं। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो टेबल में सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इधर लिख रहा हूं मैं क्या? प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम या शेप से नहीं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो चलिए बात करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि शेप फिक्स होता है या वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इस तरह के टर्म्स जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए आपने पढ़ा था। लेकिन अभी हम लोग यहां बात करें ऐसा क्यों होता है। ओके, तो इसके लिए हमें जानना होगा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सोचिए कि कोई मैटर है, उसके कुछ पार्टिकल्स हैं। ओके, तो उसके पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 लेवल का हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा हो, ओके, हाई, या फिर क्या हो, इंटरमीडिएट, या फिर क्या, लो। अब इससे पहले बात हम जरा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझ लेते हैं। देखिए इसका नाम ही है क्या? इंटर प्लस क्या?
पार्टिकल, इंटर मतलब क्या, इन बिटवीन, किसी के बीच में, या मैंने शॉर्ट में बिटवीन लिखा है, और पार्टिकल यानी कि पार्टिकल्स के बीच लगने वाला फोर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो 3 लेवल का हो सकता है, या तो बहुत स्ट्रांग, या तो फिर वीक, या फिर इंटरमीडिएट। तो सॉलिड में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, जिस कारण से इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। अब सिंपल सी बात है, यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, इसके क्लोज होंगे। तो आप देख सकते हैं इसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं। लिक्विड में ये इंटरमीडिएट होता है, यानी सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम, तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा पार्टिकल्स के बीच। और गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण से स्पेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हाई, ओके, इसमें क्या लो, और इसमें क्या इंटरमीडिएट, यानी कि इन दोनों के बीच। सॉलिड से क्या होगा, यहां पे कम होगा, और लिक्विड से ज्यादा, ओके, यानी कि लेस देन सॉलिड और कह सकते हैं क्या, मोर देन गैस, ओके। तो आप यहां देख पा रहे हैं यह है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसी के साथ हम बात करते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। तो चलिए दूसरा पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। अब देखिए स्पेस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जहां अट्रैक्शन ज्यादा वहां स्पेस क्या, कम, ओके। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो यहां क्या होगा, स्पेस कम। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, मिनिमम होगा। आप देख रहे हैं स्पेस नहीं के बराबर है। उसके बाद यहां आप देखते हैं तो क्या होगा, यहां मैक्सिमम होगा। और यहां हम फिर से बोलें क्या, यहां पे स्पेस जो है आपका मोर देन सॉलिड और लेस देन गैस, यानी कि वन वर्ड कहें तो इंटरमीडिएट है। तो ये हमारा 2 प्रॉपर्टीज हो गया, एक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो रहा है, आपको डिपेंड कर रहा है। तो चलिए इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग थर्ड टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड टर्म क्या है हमारा, थर्ड है हमारा काइनेटिक एनर्जी। देखिए अब यहां बात आ रही है काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मोशन के लिए। कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसमें मूवमेंट ज्यादा होगा, वो मोशन ज्यादा करेगा तेजी से, और जिसका काइनेटिक एनर्जी लो उसका मूवमेंट क्या होगा, लो होगा। तो अब यहां जरा देखिए सॉलिड में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो क्या इसमें मूवमेंट दिखेगा, नहीं, ये इसके पार्टिकल्स मूव ज्यादा नहीं करेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ओके। अब इसमें जरा बात कर लें, इसमें काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें गैस में आप देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, यानी कि इसके पार्टिकल्स क्या है, आजाद हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगा। और ये तो हमेशा क्या है, इंटरमीडिएट है, सोचने वाली इसमें कोई बात है ही नहीं, इंटरमीडिएट है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, आपको लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा है और गैस से क्या है, कम है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, वो है डेंसिटी। डेंसिटी भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अब डेंसिटी की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप, यदि मैं आपको बताऊं कि ये एक वॉल्यूम है, ये एक फिक्स वॉल्यूम है, इसमें मैं सॉलिड के पार्टिकल्स डाल रहा हूं, इसी में लिक्विड्स डाल रहा हूं, और इसमें क्या है, गैस डाल रहा हूं। मैंने तीनों के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है, ये तीनों क्या है, एक ही वॉल्यूम है। यहां पे हो सकता है कम या ज्यादा आपको दिख रहा होगा, लेकिन है रियल में क्या, एक ही, ओके। तो चलिए अब जरा देखते हैं, अगर ये सॉलिड है तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो क्या सेम वॉल्यूम में ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है इसमें, क्लोज हैं।
तो मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएंगे, और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो मोर मास। ओके चलिए अब समझते हैं इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं, तो इसमें एज कंपेयर टू सॉलिड सेम वॉल्यूम में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कम, तो इसके कंपेयर में इसका मास क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और गैस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि आप कम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आएगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अब जरा समझते हैं हम लोग, डेंसिटी इक्वल टू, यानी कि डेंसिटी को रो से अगर दिखाएं तो फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब समझने के लिए हमने क्या टर्म को कांस्टेंट कर दिया है। ओके अब आप देख सकते हैं डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, यानी कि अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास घटेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो आप यहां देख रहे हैं ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आया, यानी कि इसका क्या है, इसमें ज्यादा मास है, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड का डेंसिटी, ये देख लीजिए हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी होता है सॉलिड का। अब इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत कम है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, लो होगा, और हमेशा की तरह इसका क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट। अगर हम बात करें तो सॉलिड से क्या होगा, इसका कम होगा, और गैस से डेंसिटी क्या होगा, लिक्विड का ज्यादा होगा। ओके चलिए अब हम लोग, आप जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट टर्म है हमारा वॉल्यूम एंड शेप। ओके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग वॉल्यूम की। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसका फिक्स्ड होता है, यानी डिफिनिट वॉल्यूम होता है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या है, इसमें आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, तो इसके पार्टिकल्स के बीच कोई डिस्टेंस अवेलेबल है नहीं, तो इसका फिक्स, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब लिक्विड्स की बात कर लेते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा। मैं इसे आगे और दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा। इसमें देखिए स्पेस बहुत ज्यादा है, यानी कि इसके पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, कंडेंस हो सकता है, इसे धक्का देंगे, प्रेशर लगाएंगे आगे, ठीक, आगे मैं बताऊंगा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, तो प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो नॉट डिफिनिट। अब इसे और तरीके से समझते हैं, ठीक, तो गैस कंप्रेसिबल है, यानी कि समझिए कि ये बैलून है, ये हमारे पास क्या है, बैलून है, इसे अगर हम प्रेशर लगाएं इसके ऊपर तो इसका वॉल्यूम क्या आता है, कंप्रेस इसे कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ओके यानी कि पहले जो वॉल्यूम था बैलून का, दबाए तो और क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ओके, इसलिए इसका वॉल्यूम डिफिनिट है, और गैस आप सॉलिड को भी जो है आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इसका डिफिनिट है। तो कंप्रेस कैरेक्टर किसमें, ओनली गैस में, गैस को ही कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, नहीं के बराबर, और सॉलिड को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ड्यू टू, क्योंकि ये कंप्रेस हो सकता है, गैस कंप्रेस हो सकता है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में करते हैं। तो अब सोचो इनिशियली जो उसका वॉल्यूम होगा और कंप्रेस करने के बाद वॉल्यूम, तो दोनों चेंज हो गया होगा, इसलिए इसका जो है आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम इसका डिफिनिट नहीं होता है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शेप की। तो शेप, सॉलिड में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कोई भी आपको स्पेस नहीं है, और इसका फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन हाई है, तो इसका ये क्या होगा, डिफिनिट होगा, आपको इसका क्या होगा, शेप डिफिनिट होगा। लेकिन जब हम लोग इस दोनों की बात करते हैं, किसका, लिक्विड और गैस का, तो लिक्विड और गैस को जिस भी कंटेनर में आप रखोगे उसका शेप एक्वायर कर लेता है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, एक्वायर्ड शेप ऑफ द कंटेनर। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, मैं लेता हूं 100 ml ओके वाटर, अब मैं उसे क्या करता हूं, टेस्ट ट्यूब में डालता हूं, तो टेस्ट ट्यूब का शेप एक्वायर कर लेगा। उसे मैं डालूंगा किसमें, बीकर में डालूंगा, तो बीकर का शेप एक्वायर कर लेगा। जस्ट लाइक आप लेते हैं समथिंग गैस, ओके, अब उस गैस को आप जो है इस तरह के बैलून में रखो तो उसका शेप एक्वायर कर लेगा, इस तरह के बैलून में रखो, ठीक, तो उसका शेप एक्वायर कर लेगा, जैसे बैलून में रखोगे उसका शेप एक्वायर कर लेगा, या जैसे कंटेनर में रखोगे उसका शेप वो एक्वायर कर लेता है। तो इस तरह से ये हो गया आपको डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके चलिए इसे नोट कर लीजिए। कुछ और प्रॉपर्टीज और डिस्कस करते हैं हम लोग। एक प्रॉपर्टी जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपेयर किया जाना चाहिए वो है इसका टेंडेंसी टू फ्लो। ओके जो क्लास 12th में जब सॉलिड स्टेट आप स्टार्ट कीजिएगा वहां भी इनिशियल स्टेट में ही डिस्कस करने को मिलता है। ओके तो सॉलिड में क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, ठीक, तो टेंडेंसी
टू फ्लो, ये इसमें क्या होता है, नहीं होता है। सॉलिड डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फ्लो, लिक्विड और गैस में टेंडेंसी ऑफ फ्लो होता है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि ये इसमें टेंडेंसी ऑफ फ्लो सॉलिड में क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है, और लिक्विड और गैस में पाया जाता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एज कंपेयर टू सॉलिड कम है। ओके, अब एक बात और याद ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड आते हैं, फ्लूडिटी एंड क्या, फ्लूइड्स। फ्लूडिटी ये करेक्टर है क्या, टेंडेंसी ऑफ फ्लो का, यानी कि यदि कोई सब्सटेंस फ्लो करता है तो हम कहेंगे उसमें फ्लूडिटी करेक्टर पाया जाता है, और जो सब्सटेंस फ्लो करता है उसे फ्लूइड्स कहते हैं। तो हम कहेंगे लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड्स एंड दैट टेंडेंसी ऑफ फ्लो इज कॉल्ड फ्लूडिटी। इसे अभी आप नोट कर लीजिएगा, आप जब सॉलिड स्टेट में बात करेंगे तो वहां पे आएगा कि लिक्विड्स एंड गैस को फ्लूइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें टेंडेंसी ऑफ फ्लो होता है। ओके, और ये फ्लूडिटी यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है इसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्लूडिटी। ओके, तो इस तरह से जो है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कंप्लीट होता है, यानी कि अब आप सॉलिड, लिक्विड और गैस से पूरी तरह से परिचित हैं। और आप एक बात देख रहे हैं कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस का, वो मेनली और मेनली डिपेंड करते हैं किसमें, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो बस मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा और उससे आप चेंज इन स्टेट मैटर को आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिएगा जरा डायग्राम को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो सॉलिड से लिक्विड जो चेंज होता है इसे हम लोग कहते हैं मिल्टिंग। इसे क्या कहते हैं हम लोग, मिल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड जो चेंज होता है इसे हम कहते हैं मिल्टिंग। अब लिक्विड से गैस जो चेंज होता है इसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग, और क्या, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वेपर। और गैस से जो लिक्विड चेंज होता है इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड जो होता है इसे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग कहते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, यहां पे 2 पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हैं, बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, और एक होता है इवोपरेशन, इवोपरेशन। दोनों में अंतर क्या है, कभी कभी यहां इवोपरेशन भी दिया जाएगा, दोनों में पर सिमिलरिटी क्या है समझिएगा, दोनों में क्या होता है, लिक्विड टू गैस चेंज होता है। ओके, लिक्विड टू गैस चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अंतर क्या है समझिएगा। बॉइलिंग या वेपोराइजेशन को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए मैं एक कढ़ाई ले लेता हूं, ओके, मैं एक कढ़ाई लेता हूं और इससे पहले पूरा हिट करता हूं, ज्यादा हिट करना स्टार्ट किया, मैंने बर्नर लगा दिया और इसे हिट किया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हाथ को भिंगा लो, ओके, और थोड़ा सा इसे पानी डालो इसके ऊपर, ठीक, कुछ बूंद पानी पड़ेंगे और वो एक साथ पूरा का पूरा, ठीक ठीक, पूरा का पूरा वाटर जो है, होल वाटर यानी कि लिक्विड क्या होगा, चेंज इनटू वेपर। इसमें पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि आप तालाब देखते हैं, ये क्या है आपका तालाब है या नदी वगैरह, जहां भी वाटर स्टोर होता है, वहां से क्या होता है, धीरे 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 इसके सरफेस से, ओके, अपर सरफेस से लिक्विड क्या होता है, चेंज इनटू वेपर। तो इसमें क्या होता है, एक साथ पूरा का पूरा लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, सरफेस फेनोमेना है, बस ऊपर वाले सरफेस से चेंज होता है। तो यही दोनों अंतर है, बेसिक बातें हैं, जरा नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझ गए। अब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड जो चेंज होता है तो प्रोसेस क्या कहलाता है, ये भी समझ गए। या एक आध बात और मैं समझा दूं आपको कि यहां पे देखिए, ये मिल्टिंग, ये प्रोसेस क्या है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज जो होता है ये प्रोसेस क्या है, मिल्टिंग है। अब ये जिस टेम्परेचर पे होगा, अगर मान लीजिए ये सर्टेन टेम्परेचर पे हो रहा है, टी, ओके, इसे क्या कहेंगे हम लोग, मिल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे होगा। ये बॉइलिंग प्रोसेस जिस टेम्परेचर पे होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इसके साथ ये टॉपिक आपका
कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में आपकी चीजें कन्वर्ट होती है और आप उस प्रोसेस को क्या करते हैं, ठीक, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज होता है तो उस प्रोसेस क्या कहते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। अब जरा हम लोग एक बात और ध्यान दें कि क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है जो कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो फैक्टर अफेक्टिंग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। तो प्राइमरी फैक्टर जो फर्स्ट फैक्टर है वो है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर, और सेकेंड फैक्टर है आपका प्रेशर। यदि कोई सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है तो टेम्परेचर यदि आप बढ़ाओगे, हम लोग अभी देख चुके हैं टेम्परेचर बढ़ाते, जैसे आइस क्यूब है इसमें टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, उसे और गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो गैस में चेंज होगा। ओके, जस्ट लाइक यदि कोई गैस है, वेपर है, तो इसे टेम्परेचर क्या करेंगे, घटाएंगे तो लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ओके, अब दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग है क्या, प्रेशर। अब अगर प्रेशर की बात करें, दिस इज फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग, अब दूसरा प्रेशर। अब प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर जो है आपको पूरी तरह से हर एक स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर सकता है ऐसा है नहीं, ये माइनर फैक्टर है। ओके, जैसे ये एप्लीकेबल होता है गैस टू लिक्विड, जनरली ये गैस टू लिक्विड को ही कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। आपने सुना होगा कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, तो ये इसमें क्या होता है, आपको गैस में हाई प्रेशर एप्लीकेबल करके इसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। लिक्विड से सॉलिड जनरली डिस्कस हम लोग नहीं करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको फैक्टर अफेक्टिंग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होता क्यों है, ठीक, क्यों सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं। ओके, तो चलिए हेडलाइन कर लीजिए, रीजन फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ओके, तो देखिए जरा, सॉलिड, मैं सॉलिड का फिगर बना रहा हूं, ये देखिए ये सॉलिड है। सॉलिड में हम लोग देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे क्या होता है, बहुत ही नजदीक होता है, यानी कि स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, बहुत मिनिमम होता है। अब सोचिए इसका चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कैसे होगा। इसे हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, इसे मैं गर्म करता हूं। ओके, मैं बर्नर लगा दिया, इसे क्या करता हूं, हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। अब हीट क्या करता है, हीट एनर्जी है। ओके, और ये एनर्जी मिलता है किसको, इस पार्टिकल्स को, ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, उन्हें ये एनर्जी प्रोवाइड होता है, ये इन्हें मिलता है। इससे क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सॉलिड का मिनिमम होता है। तो ये एनर्जी जब इसे मिलता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी जैसे मूव बढ़ेगा तो ये क्या करना चाहेगा, मूव करना चाहेगा, मोशन करना चाहेगा। तो ये क्या करना चाहता है, मोशन करना चाहता है। और जब ये मोशन करना चाहता है तो ये क्या करता है, एक दूसरे से दूर चला जाता है। मोशन तो तब करेगा जब डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये मान लो इसे इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या हो रहा है, जो एक जगह स्थिर था, ओके, वो क्या करने लगा, अब मूव करने लगा। तो मोशन बढ़ा, क्यों बढ़ा भाई, मूवमेंट क्यों बढ़ा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, फिर से हीट देते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। और जब हम इसे फिर से हीट देंगे, इसे और काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी इसका और क्यों बढ़ेगा भाई, क्योंकि इसका यहां क्या हो रहा है, हीट बढ़ रहा है। इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसको एनर्जी मिलेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसे जब और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो ये और ज्यादा मूव करना स्टार्ट करेगा, और ड्यू टू मूवमेंट क्या होगा, इसके बीच का स्पेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये आपको नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाएगा। यही स्टेट ऑफ मैटर जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच स्पेस कम होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी लो होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं हम लोग, लिक्विड, और जैसा कि आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग, गैस कहते हैं। अब एक बात और, कि सर टेम्परेचर से बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर से घटता क्यों है, क्योंकि जब आप इसे ठंडा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लो होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लो होता है। ये कैसे होता है समझिएगा, ठीक, जब इसके आसपास आप कूलिंग फैक्टर लगा देते हो, इधर क्या है, कूलिंग,
ठंडा। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, इसका एनर्जी ट्रांसफर होता है, इधर एनर्जी हाई है, इधर कूल ठंडा, यानी कि एनर्जी क्या है, लो है, तो ये एनर्जी इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो इसका जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एनर्जी क्या हो जाता है, घट जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एनर्जी जब घट जाता है तो फिर ये किसमें, लिक्विड में चेंज हो जाता है। और ज्यादा ठंडा करो तो ये इधर क्या है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, इधर एनर्जी हाई है, इधर जो हम लोग कूलिंग पार्ट रखेंगे, आइस डाल दो या फ्रिज में डाल दो, इधर क्या है, एनर्जी कम है। और आप जानेंगे, आप आगे पढ़िएगा फिजिक्स में कि एनर्जी हमेशा क्या होता है, हाई से लो की तरफ मूव करता है। तो इधर हाई, बाहर क्या, लो, तो ये क्या करेगा, इधर से इधर मूव करेगा और जिस कारण से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और घट जाएगा और फाइनली ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब एक बात और कि सर ये तो हो गया कि टेम्परेचर के द्वारा कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। अब बताइए सर प्रेशर के द्वारा कैसे चेंज होता है, तो वो मैं बता रहा हूं। ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इससे क्या है, दूर है, इस पे प्रेशर एप्लीकेबल करते हैं, तो धक्का देते हैं, चारों तरफ फोर्स लगाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, इसके नजदीक आ जाएंगे। तो ये सॉलिड टू लिक्विड तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन लिक्विड के बाद इसे करना मुश्किल होता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि लिक्विड क्या होता है, कंप्रेसेबल नहीं होता है, इसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए लिक्विड सॉलिड में चेंज होना बहुत टफ है, लेकिन गैस जो है लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये हो गया चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, और हम लोग जान गए कि क्यों चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होता है, बाय यूजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उससे पहले जरा इसे कॉपी कर लीजिए, डायग्राम भी बनाइए, ठीक, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of chemical property। तो देखिए, मैटर को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्योर और सेकेंड वन इज इम्प्योर कर लो या मिक्सचर। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। ओके, तो प्योर सब्सटेंस विच मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस का लो या पार्टिकल। ओके, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। और तो आप ये समझ रहे हैं, विच मेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। ओके, अब यहां हम लोग समझते हैं कि कैसे ये वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है और कैसे ये मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है। ओके, देखिए, आप अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें, प्योर सब्सटेंस, तो ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कंपाउंड। अब समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, एलिमेंट, जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, AU गोल्ड। ओके, गोल्ड का ये सिंबल है AU। अब सोचिए, यदि गोल्ड है, ये मान लीजिए मैं पीस ऑफ गोल्ड बनाता हूं, ये गोल्ड का पीस है, तो ये क्या हुआ होगा, AU के ही एटम से मिलकर के बना होगा। इसमें वनली AU एटम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, वनली AU एटम्स प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इससे क्या पता चला, ये वनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड्स की। ओके, देखिए, जैसे मैं यहां ले रहा हूं कंपाउंड्स, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। अब जो है H2O को समझिएगा, ये वनली H2O मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। इसमें जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, ये वनली और वनली क्या होंगे, H2O मॉलिक्यूल होंगे। तो देखिए, वनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, ये वनली H2O टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, ये वनली AU टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। तो ये इसकी क्या है, खासियत है। अब बोलोगे सर एक क्वेश्चन है,
आपके मन में क्या डाउट आएगा वो मैं समझ रहा हूं कि सर यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके तो वाटर बना है H2O, तो सर यहां टू टाइप ऑफ पार्टिकल हो गया ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैं बताऊं बहु कि वाटर जब भी बनता है ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। ओके, वाटर जब भी बनता है तो 2H2 प्लस O2 यानी कि H2O बनता है। ओके, तो यहां हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपने प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा हो केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो उसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस रिएक्टेंट होते हैं वो अपने प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं और नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने प्रॉपर्टी को लूज कर दिया, यानी कि ये है लेकिन है नहीं। ओके, मतलब ये दिख रहा है लेकिन है नहीं, अपने प्रॉपर्टी को लूज कर दिया। तो अब उसे काउंट करना किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। अब यहां पे क्या है, एक नया सब्सटेंस है, वो क्या है, वाटर, और जिसका कि पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, यानी कि ये ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है। ओके, अब मिक्सर्स की बात कर लेते हैं। तो मिक्सर्स आपको मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कैसे, अब किसी भी चीज को मिला दो, या तो दो एलिमेंट को मिला दो, ओके, या दो कंपाउंड्स को मिला दो, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड को मिला दो, कुछ भी मिला दो, किसी भी रेशियो में मिला दो, तो क्या कहलाएगा, आपका मिक्सचर कहलाएगा। अब मिक्सचर में क्या है कि देखिए, मान लीजिए मैं दो एलिमेंट मिला रहा हूं, तो देखिए अगर आप दो एलिमेंट मिला रहे हैं तो ऐसे केस में क्या हो गया, वो दोनों एलिमेंट आपका टू डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और वो दोनों पार्टिकल्स क्या होंगे, उसमें अवेलेबल होंगे। जैसे कि मैं बनाता हूं मिक्सचर Ag प्लस Au का, आपने सुना होगा गोल्ड के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें Ag हम डॉपिंग करते हैं, ठीक, या किसी भी तरह का ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब ले लो, ठीक। तो ऐसे एलॉय, तो ऐसे केस में क्या होता है, इसमें वन X और Y, मान लीजिए X और Y दो एलिमेंट्स को मिक्स किया गया, तो इसको जब हम लोग कलेक्टिवली देखेंगे ब्रास और ब्रॉन्ज को, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स अवेलेबल है, क्योंकि वो मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है। दूसरा, जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं वाटर प्लस क्या, आप ले लो ग्लूकोज C6H12O6, तो अब देखिए इसमें क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड्स है। जैसे एक देखिए क्या C6H12O6, दूसरा क्या, वाटर। अगर यहां पे ये हमारे पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन होगा, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, और इसको हम चेक करने जाते हैं तो इसमें टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। एक पार्टिकल्स क्या होगा, वाटर का, और एक पार्टिकल किसका होगा, C6H12O6 का। तो आप समझ गए प्योर सब्सटेंस कैसे ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, और मिक्सर्स कैसे मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। ये तो आपका पहले भी क्लियर होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो जो मैंने आपका क्लियर कर दिया। तो चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एक तरफ से एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके टाइप्स, फिर कंपाउंड्स, उसके टाइप्स, और उसके बाद क्या, मिक्सर्स के टाइप्स कौन कौन दो होते हैं, होमोजीनियस एंड दूसरा क्या, हेटेरोजीनियस। ओके, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए अब एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान बात है, एलिमेंट क्या होता है, ठीक, ए प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये गोल्ड है, जैसे एग्जांपल के लिए एक मिनट में मैं समझा दे रहा हूं, ये देखिएगा जरा, ये क्या है, आपका गोल्ड है। अगर ये गोल्ड है तो ऐसे केस में क्या होगा, इस गोल्ड को आप किसी भी मेथड के द्वारा, या फिजिकल मेथड लगाओ या केमिकल मेथड द्वारा लगाओ, आप इसे टू अदर टाइप ऑफ सब्सटेंस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं हो कि आधा ये क्या होगा, Ag हो जाएगा, आधा कॉपर होगा। गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। ओके, यानी कि जो भी एलिमेंट होता है वो प्योर सब्सटेंस, उसमें वो ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ ही है, और इसमें जब कोई भी पार्टिकल अवेलेबल नहीं है तो इसे आप एक से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते। अब फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, आप याद कीजिए क्लास 9th में आपने पढ़ा था फिजिकल मेथड, सेपरेशन ऑफ मिक्सर, वहां आपने पढ़ा था फिजिकल मेथड क्या होता है और केमिकल मेथड क्या होता है। ओके, यदि आपको और ज्यादा प्रॉब्लम आए इसमें तो बताइएगा, मैं इस पे एक नया लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स तो आप बचपन से जानते हैं क्या, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मेटल के बारे में आप जानते हैं, इसके पास क्या होता है, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स पढ़ा है, 10th में भी आपने पढ़ा है। ओके, जब आप पढ़े थे क्या, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, एक खास चैप्टर ही था। ये 3 टाइप्स ऑफ क्या है, एलिमेंट है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए अब कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड कुछ नहीं है, एलिमेंट्स के केमिकली कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो कंपाउंड है। आप यहां ध्यान दीजिए, ए प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास। ओके, तो हम कहें टू एलिमेंट्स है, टू और मोर एलिमेंट, ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कैसा केमिकल कंबाइन, केमिकल कंबाइन, यानी कि बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन। ओके, और बनेगा क्या, कंपाउंड। और यहां एक बात और ध्यान देना है, किसमें, फिक्स प्रोपोर्शन में। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे क्या, 2s2 प्लस O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, बना रहा है क्या, 2s2O। यहां प्रोपोर्शन देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो आप देखेंगे कि यहां कितना है हाइड्रोजन, आपने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा, 2 × 4 ग्राम हाइड्रोजन आपको दिख रहा है टोटल। ओके, एंड आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन दिख रहा है। यहां आप देखिए हाइड्रोजन का 1U, ओके, या 1 ग्राम में ले लो, मोलर मास के टर्म में लेंगे तो 1 ग्राम, और 2 हाइड्रोजन कितना, 2 ग्राम, टोटल कितना 4 ग्राम। और ये, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1:8, तो 1:8 के रेशियो में कंबाइन किया है और आपको H2 बनाया है। तो ये एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास में ये कंबाइन करता है। आगे हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात, आप कंपाउंड्स के बारे में बोलो कि 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन करेगा और बनाएगा क्या, कंपाउंड बनाएगा। और ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि इसमें केमिकल रिएक्शन होगा। चलिए, तो सिंपल सी बात है, छाप लीजिए। तो अब जैसे एलिमेंट के भी टाइप्स को हम लोग डिस्कस किए, जस्ट लाइक अब हम लोग कंपाउंड के टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, देखिए टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बहुत सारे बेसिस हैं और उनके आधार पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड होते हैं। जैसे क्या, फर्स्ट कर लो अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्स। तो सोर्स के आधार पे दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, which obtain from plants and animals। जो प्लांट्स और एनिमल से मिले, यानी कि जिसका सोर्स क्या हो, नेचुरल हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, ठीक, which obtain from अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक जिसका नेचुरल सोर्स होता है, यानी कि एनिमल्स और प्लांट से मिलता है, और दूसरा कौन, जो अर्थ क्रस्ट से मिले, यानी कि जो ऑर्गेनिक नहीं होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके बारे में आप 10th क्लास में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए, और नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड भाई, केमिकल बॉन्ड। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड। Ionic compounds are those compound which contain ionic bond और covalent compounds are those compound which contain covalent bond। ओके, तो इस तरह के से आप कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड डिफरेंट तरह के होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग मिक्सर्स के बारे में। मिक्सर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस आप कह सकते हैं उसे। तो मिक्सर्स के बारे में क्या बात है, देखिए यदि हम लोग पढ़ चुके हैं एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में, तो मिक्सर्स किसी भी तरह से फॉर्म हो सकता है, या तो 2 एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स 1 और एलिमेंट्स 2, इसे आप क्या कर दो, मिक्स कर दो, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये प्रोपोर्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी नहीं, मिक्स कर दो। 2 कंपाउंड्स को मिक्स कर दो, कंपाउंड्स 1, कंपाउंड्स 2, ओके, इसे मिक्स कर दो। हो सकता है एलिमेंट कंपाउंड मिक्स हो जाए। ओके, तो जब आप इसे मिक्स करोगे तो उसके बाद जो नया
कहते हैं सब्सटेंस बनेगा उसे मिक्सचर्स कहेंगे। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन, ए मिक्सर इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को मिलाओगे तो क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। मैकेनिकली यानी फिजिकली बस मिला दो, उनके रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, ठीक। मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में, कोई भी रेशियो का रिस्ट्रिक्शन यहां पे नहीं है, ओके। तो ये हो गया आपका मिक्सर्स। अब जब पहले से आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सर, जो कि इस लेक्चर का आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए अब एक बात यहां मैं समझ जाता हूं आपको टाइप्स ऑफ मिक्सर डिस्कस करने से पहले, कि देखिए मिक्सर जिन कंपाउंड्स और एलिमेंट से मिले होते हैं, यानी कि जिस भी कंपाउंड्स और एलिमेंट से मिक्सर बना होता है उसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं सुगर प्लस वाटर, ओके, तो इससे क्या बन जाएगा, सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन। तो यहां देखिए ये जो सुगर एंड वाटर है ये क्या है, कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सर है, ओके। जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज एंड वाटर, तो वहां पे ग्लूकोज एंड वाटर क्या होगा, कंपोनेंट्स होगा, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग मिक्सर्स क्या हो जाता है आपको, टू टाइप्स का। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस। ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। होमोजीनियस वर्ड से समझिए, होमो प्लस क्या, जीनियस। तो जीनियस मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनका बंटवारा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। और होमो मतलब क्या, सेम, सेम आप जानते हैं, आपने होमो वर्ड आजकल बहुत भी फेमस है। अब यहां देखिए सेम या ऐसे यूनिफॉर्म कर लो, यूनिफॉर्म यानी सेम यानी यूनिफॉर्म। तो इसमें क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स इज इन विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स का। जैसे फॉर एग्जांपल सुगर सॉल्यूशन, जैसे कंपोनेंट्स क्या है, शुगर एंड वाटर। अब जरा इसे ले लीजिए, अगर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हम बनाएंगे, इसके हर एक पार्ट में, एवरी पार्ट, चाहे यहां का हो मिक्सर, यहां का मिक्सर हो, यहां का मिक्सर हो, यहां का मिक्सर हो, एवरी पार्ट में शुगर एंड वाटर का कंपोनेंट्स क्या होगा, इक्वली होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ओके। चलिए दूसरा हेटेरो, हेटेरो प्लस क्या, जीनियस। तो जीनियस मीनिंग फिर क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, और हेटेरो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जिसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। जैसे मैं लेता हूं सैंड एंड वाटर, मिक्सर लेता हूं सैंड एंड वाटर का, तो जब आप सैंड एंड वाटर का मिक्सर लोगे तो आप देखोगे कि क्या, कि नीचे सैंड का अमाउंट ज्यादा होगा, नीचे क्या होगा, सैंड, यहां नीचे में सैंड ज्यादा वाटर कम, ऊपर में वाटर ज्यादा सैंड कम। तो दिस इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी कि जिसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। अंडरस्टूड। इस तरह से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। और होमोजीनियस मिक्सर का डिफिनेशन लिखेंगे तो सच ए टाइप ऑफ मिक्सर इन विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर्स आर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसमें क्या लिख देंगे, बस लास्ट वर्ड में कर देंगे नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसके साथ आपका बेसिक्स टर्म्स पूरा तरह से क्लियर हो गया, तो इसे जल्दी से जल्दी कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इस लेक्चर में मैंने दो बातें की है, एक तो हर एक टॉपिक को मैंने टच किया है, हर एक टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस किया है, और दूसरी बात कि एक बैलेंस सिचुएशन में मैंने डिस्कस किया है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा डीप में चले गए कि अब लगने लगा कि 9th क्लास पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ओके। और ये ऐसा भी नहीं कि बहुत कम डिस्कस किए हैं जिससे कि आपको लगे कि मुझे ये इसके बारे में कुछ पता है नहीं। तो एक बैलेंस डिस्कशन हम लोग इस लेक्चर में किए हुए हैं। तो इस तरह से आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेजरमेंट पढ़ेंगे, और मेजरमेंट जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां बेसिक बातें वही 7 फंडामेंटल
फंडामेंटल यूनिट्स आएंगे और उसके बाद आपका जो 11th का रियल टॉपिक यानी कि ऐसा टॉपिक जो कि अननोन है आपके लिए, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको पैसेंस रखना होगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट अपना पैसेंस इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनमें से बहुत सारा टॉपिक उनको लगता है क्या ये मुझे पहले से पता है, लेकिन नहीं, आपको हर एक टॉपिक्स को जो मैंने आपको डिटेल डिस्कशन किया है इससे समझना होगा, तब जाकर के आप आगे बढ़िए। जब तक आपका बेस नहीं होगा तो उस पर इमारत नहीं बना सकते, और एक बहुत ही बड़ा आप इमारत बनाने जा रहे हैं जिसका बेस फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। 11th 12th जो है एक बुर्ज खलीफा टाइप का इमारत है, और अगर आप उसे बनाने जा रहे हैं तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का आप एक भी पॉइंट्स स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए यहीं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग मेजरमेंट टूल्स के साथ। थैंक यू। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने कमेंट्स प्रॉब्लम्स कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और दूसरी बात, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।